बच्चों, अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग को अपनी फेयर कॉपी में इस चैप्टर का अभ्यास करना है। तो पहला प्रश्नोत्तर है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? ऐसा क्यों कहता है? तो इसका उत्तर है, कवि ने बादल से फुहार डालने, रिमझिम करने या बरसने के लिए नहीं कहा है, बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है। कवि ने बादलों के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। अगला प्रश्न है कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो देखिए, उत्तर है, कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। यदि किसी प्रकार का हमें कोई बदलाव लाना है तो उसके लिए हमें लोगों को उत्साहित करना पड़ता है। तो इसी वजह से क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। और बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह संसार के ताप हरता है। कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति चाहता है। कैसी शक्ति? जो समाज में परिवर्तन ला सके। तो शक्ति चाहता है। बादल का गरजना लोगों के मन में परिवर्तन करने का उत्साह भर देता है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? इसका उत्तर है कि उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला क्या है कि बादल जल बरसाने वाला शक्ति स्वरूप है। दूसरा कि बादल पीड़ित प्यासे जन तथा तप्त धरती को शीतलता प्रदान करता है। तीसरा, बादल शोषितों के मन में उत्साह भर के परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। मतलब जो लोग शोषित हैं, जिनका शोषण किया जा रहा है, तो अपनी घोर गर्जना से उनके अंदर शक्ति प्रदान करता है, उनके अंदर उत्साह का संचार करता है, ताकि वो उस शोषण के विरुद्ध खड़े हो सकें और अपना अधिकार पा सकें। तो इस प्रकार से वो समाज में परिवर्तन लाने के लिए उन लोगों को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन जो है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, जो ध्वनि की तरफ संकेत करते हो? तो छाट कर लिखिए। तो देखिए, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। दूसरा है ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, इस पंक्ति में। तीसरा है विद्युत छवि उर में कविता की, इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। तो ये प्रश्न जो थे उत्साह कविता से संबंधित थे। अब जो अगला प्रश्न है वो अट नहीं रही कविता से है। ये देखिए, रचना अभिव्यक्ति है, जिसमें जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में, जिस प्रकार से बादल इधर उधर उमड़ घुमड़ के बारिश करते हैं, उसी प्रकार से उनके मन में भी अनेक भाव उमड़ घुमड़ रहे हैं, जो कि वह कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे उत्तर दिया है कि दूर आसमानों में बादलों की छवि देख जगी मेरे मन में भी आस, प्यास की मारों को मिली राहत की सांस, तड़पती बिरहड़ी की प्रेमी से मिलन की वजह खास, धरती को भी मिली तृप्ति की आस, मोर भी करने लगा प्रीतम को मिलने का प्रयास, किसान की आँखों में भी जगी एक चमक खास, देखो बादल लाया अपने साथ कितनी आस। तो इसका आंसर जो है बच्चों, आप अपने मन से भी दे सकते हैं। आप स्वयं रचना करके कोई ऐसी कविता लिख करके जो बादलों और प्रकृति से संबंध रखता हो, कोई कविता आप स्वयं से बना करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। और नहीं तो कोई और कविता जो लिखी गई हो उसे ढूंढ करके आप लिख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। छायावाद देखिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं वो छायावाद के प्रमुख कवि हैं और छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी एक नाम है। तो छायावाद की जो खास विशेषता क्या है कि अंतर मन के भावों का, उन कवि के हृदय में जो भाव उठते हैं उन भावों का क्या करते हैं, वो बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाते हैं। जैसे कि अब कवि के मन में जो भाव उठे तो फागुन मास की सुंदरता से और अपने मन में उठने वाले भावों से सामंजस्य बिठाया है। तो कविता की और तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। तो कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है और कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ये पंक्तियाँ फागुन और मानो मन दोनों के लिए प्रयुक्त हुई हैं। अब देखिए, फागुन में भी यही चीज़ होता है और मन में जब उत्साह का संचार होता है, मन जब किसी काम से प्रसन्न हो जाता है तो मन में भी इसी प्रकार का भाव उठता है। उस जो मन की प्रसन्नता, जब कोई काम ऐसा हो जाता है जिससे हम बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने उन भावों को मतलब पूरा वर्णन, मन में उठने वाले जो भाव हैं उसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर पाते, हम अत्यधिक खुश होते हैं। और इसके साथ साथ में जब मन प्रसन्न रहता है तो बाहर का वातावरण भी हमें बहुत अच्छा लगता है और जब मन में किसी प्रकार का कोई दुख होता है तो बाहर का वातावरण जो हमें होता है वो उदासी से भरा हुआ दिखता है। तो इसीलिए जो पंक्तियां हैं फागुन और मानो मन दोनों के लिए प्रयुक्त हुई हैं। मतलब फागुन में भी ऐसा होता है और मनुष्य के मन में भी ऐसा होता है। मनुष्य देखिए, ऐसा भी होता है कि जब मनुष्य कोई हमेशा प्रोत्साहित करता रहता है, कोई काम किया उसे शाबाशी मिली तो कुछ और अच्छा करने को सोचता है और वह कल्पना के पर लगा करके उड़ने की इच्छा रखता है। वो ये चाहता है कि अगर हाँ आज हमने इतना अच्छा किया है तो और मेरी प्रशंसा हो रही, तो अगर इससे अच्छा करूँगा तो मेरी तारीफ़ और होगी, तो वह काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुँचना चाहता है। कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? दूसरा प्रश्न है, तो इसका उत्तर है फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है और उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों और हवाओं से प्रकट होता है। इसलिए आंखें फागुन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध है, जो चाह कर भी वहाँ से नहीं हटती। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो प्रस्तुत कविता अट नहीं रही है में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के सर्वव्यापी सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है। फागुन का सौंदर्य जो है वो असीम है, असीम मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, इसीलिए तो कहा गया है कि अट नहीं रही है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। कवि ने उसे हर जगह छलकते हुए दिखाया, मतलब चारों तरफ वो सुंदरता बिखरी हुई है जो घर घर में फैला हुआ है। यहाँ घर घर भर देते हो में फूलों की शोभा की ओर संकेत है और मन में उठी खुशी की ओर भी। उड़ने को पर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है जो पक्षियों की उड़ान पर लागू होता है और मन की उमंग पर भी। यह मन भी बहुत कुछ करना चाहता है। सौंदर्य से आँख ना हटा पाना भी उसके विस्तार की झलक देता है। अगला प्रश्न जो है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो सबको पता है कि ये जो ऋतु है सबसे अलग तो है ही है, चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, सुंदरता रहती है, रंग बिरंगे फूल होते हैं। तो फागुन में क्या होता है, सर्वत्र मादकता सुंदरता छाई रहती है, मौसम थोड़ा बड़ा ही अनुकूल होता है, सबका प्रिय मौसम ये होता है। तो प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है, पेड़ पौधे नए पत्तों और फल फूलों से लग जाते हैं, हवा सुगंधित हो उठती है, आकाश साफ स्वच्छ होता है, पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं। विहार करना मतलब घूमना या उड़ना।
बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। काव्य शिल्प। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और छायावाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? प्रकृति चित्रण, यानी कि जो छायावाद के और भी कवि हैं उन्होंने क्या किया है? प्रकृति का चित्रण किया है। और प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण किया है। जैसे प्राकृतिक उपादान क्या? बादल है, नदी है, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं और फसल है, ये सब क्या है? प्राकृतिक उपादान हैं। तो प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण और उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों ही कविताओं में प्राकृतिक उपादानों का चित्रण और मानवीकरण हुआ है। काव्य के दो पक्ष हुआ करते हैं, एक तो अनुभूति पक्ष और दूसरा होता है अव्यक्ति पक्ष, अर्थात भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। इस दृष्टि से दोनों कविताएं सराहनीय हैं। छायावाद की अन्य विशेषताएं जैसे गेयता है, पदों को गाया जा सकता है, और प्रवाहमयता है, एक प्रवाह होता है। अलंकार योजना, इसमें अलंकार भी पाया जाता है, अलंकारों का प्रयोग उसमें किया जाता है। और संगीतात्मकता आदि विद्यमान है। निराला जी की भाषा एक और जहाँ संस्कृत निष्ठ है। अब देखिए ये जो भाव पक्ष के अंतर्गत ये सब गेयता, प्रवाहमयता, अलंकार योजना, संगीतात्मकता, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और शिल्प पक्ष में देखिए भाषा शैली के बारे में बात होती है कि किस भाषा का प्रयोग किया गया है, कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, शैली कैसी है। तो निराला जी की भाषा एक और जहाँ संस्कृत निष्ठ और सामासिक और अलंकारिक है। अब देखिए संस्कृत निष्ठ शब्द मतलब क्या होता है कि तत्सम शब्दों का प्रयोग इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। सामासिक शब्द आप लोग जानते हैं, वह शब्द जो समासिक शब्द होते हैं यानी कि समास होते हैं। और अलंकार का जहाँ प्रयोग होता है वो अलंकारिक होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ठेठ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी दर्शनीय है, मतलब देखने को मिलता है इनकी कविताओं में। और आतुकांत शैली में रचित कविताओं में क्रांति का स्वर, मादकता एवं मोहकता भरी है। अब मतलब इनकी जो कविता है उसमें तुकांत नहीं है, लेकिन आतुकांत होते हुए भी, आतुकांत शैली में रचने के बाद भी इनकी कविताओं में क्या है? क्रांति का स्वर है और मादकता है उसमें और मोहकता है, हमारे मन को वो मोहित करती है। भाषा जो है वो सरल है, सहज है और सुबोध है, जिसे मतलब कोई क्या कहते हैं, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। रचना और अभिव्यक्ति। होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? फागुन में मनाया जाता है। तो होली का त्यौहार फागुन मास में आता है। अब फागुन मास में ये समझिए कि फागुन एकदम से ख़त्म हो जाता है, जिस दिन पूर्णमासी होता है उसी दिन क्या होता है? होलिका जलाई जाती है रात में। और चैत के पहले दिन यानी परिवा वाले दिन, जो पहला दिन होता है चैत मास का, उस दिन मतलब रंग और गुलाल उड़ाया जाता है। तो होली का त्यौहार फागुन मास में आता है और इस समय चारों ओर मादक हवाएं चलती हैं और होली के समय चारों तरफ का वातावरण रंगों से भर जाता है। चारों ओर रंग ही रंग बिखरे होते हैं। प्रकृति भी उस समय रंगों से वंचित नहीं रह पाती है। तो प्रकृति में कैसे रंगों से भरी होती है? फूल अनेक रंगों के फूल होते हैं और फसलें होती हैं, वृक्ष के हरे पत्ते होते हैं। तो प्रकृति के हरे भरे वृक्ष तथा रंग बिरंगे फूल होली के महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। फूलों से युक्त वृक्ष चारों ओर मंद सुगंध बिखेर देते हैं। लोगों के मन उमंग और आनंद से भर जाते हैं। तो बच्चों ये आपका प्रश्नोत्तर है, इसे आप लोग अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा और 5 से 6 के बीच में इसे चेक करवा लीजिएगा भेज करके। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।